नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए छोटे से रकबे से अधिक पैदावार प्राप्त करने का जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो हमारे किसान भाई झेल रहे हैं। और इस प्रेशर के चलते हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं रासायनिक खादों का, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते आए हैं। भाई, इन कीटनाशकों के प्रयोग से जहां एक और मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण और भूमि के भी स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान से हमारे किसान भाई किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना स्वास्थ्य बचाएं, किस प्रकार से भूमि का स्वास्थ्य बचाएं और पर्यावरण का स्वास्थ्य बचाएं, इसका सीधा सा एक ही विकल्प है, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना। जैविक तरीके से किस प्रकार से हम कीटों का उपाय ढूंढ सकते हैं, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे एक विशेष अतिथि, जो कि डॉक्टर एस.बी. दास जी। ये हैं प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो जैविक प्रकार से जो कीटनाशक जो हम किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं, उसको प्रकार कितने प्रकार के हैं, वो आप किसान भाइयों को अगर समझाना चाहें तो। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि किसान भाइयों को भी जानना जरूरी है कि जैविक कीट नियंत्रण की हम बात करते हैं तो, लेकिन मूलतः ये चीज़ है क्या। देखिए, जैविक नियंत्रण जो है, हम इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो क्या है कि प्राकृतिक जैविक नियंत्रण, और दूसरा है आपका व्यवहारिक या कृत्रिम, जिसमें कि हम उसमें आके और काम करते हैं, जैविक नियंत्रण में मदद करते हैं। तो ये दो इस हिस्से में इसको विभाजित किया जा सकता है। जी, अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि प्राकृतिक नियंत्रण को वो किस प्रकार से समझेंगे। ये किसान भाई ये सोचता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं और इससे जो कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, अच्छाई हो रही है, वो हमारा दोष है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है और हमको उनकी जिम्मेदारी की पूरी जो आदर है वो हमको करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि प्राकृतिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण जो हो रहा है, इसमें 3 घटक हैं। एक तो मौसम हो गया, और दूसरा हो गया आपका कुछ कीड़े जो कि मित्र भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं। अच्छा जी, मतलब किसान भाइयों को ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन से उनके मित्र कीड़े होंगे और कौन से दुश्मन कीड़े होंगे। एकदम सही कहा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि किसान भाई के दिमाग में ये रहता है कि यदि फसल में कोई कीड़ा दिखा तो निश्चित रूप से उसको मारना है। लेकिन उसका क्या योगदान है उस फसल में, ये पहले जाने। मतलब वो क्या वाकई में हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने को आया है, या हमारी फसल को जो कीट नुकसान पहुंचाएगा उसको खाने के लिए आया है। मतलब जो दुश्मन है वो आपका शाकाहारी है, और जो मित्र है वो आपका मांसाहारी है। तो हमको ये दोनों को पहचानना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई करने की जरूरत है किसान भाइयों को। जरूर, क्योंकि जब तक वो ये अंतर नहीं पहचान पाएगा तो किसके ऊपर क्या कारगर वो उपाय करेगा। और यदि गलती से मित्र कीट के ऊपर कर दिया तो निश्चित रूप से मित्र कीटों की संख्या कम हो जाएगी, और उनका जो चुपचाप योगदान होता है फसल में, दुश्मन कीट को धीरे धीरे खाना और फसल को बचाना उनके नुकसान से, वो काम हम नहीं कर पाते हैं, या हमने उनके इस काम को बंद कर देते हैं। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक जो संबंधी जो कारक है वो कौन कौन से हो सकते हैं किसान भाइयों के लिए। ये देखिए, ये कारक में सबसे पहले मैंने जो मौसम बताया उसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, और कभी कभी तो 2-3 चीज और है जिसमें कि धूप, मतलब प्रकाश की अवधि कितनी है। बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं कि प्रकाश कम हो जाता है तो उनकी अवधि कम हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसी तरह से वायु की गति, यदि ज्यादा गति से, तो हल्के फुल्के जो नाजुक कीड़े हैं, रस चूसने वाले कीड़े हैं, वो हवा से इधर से उधर हो जाते हैं। और दूसरा जो जैविक कीट है या जैविक कारक है जो कि प्रकृति में उपलब्ध है, उसमें हमारे मित्र कीट है। मित्र कीट के अलावा बहुत सारे रीढ़ की हड्डी वाले, जिसमें कि हम कशेरू जिनको जीव कहते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जैसे कि मैं किसान भाई को बताऊं कि जैसे आपका मेढक हो गया, छिपकली हो गई, और आपके पक्षी हो गए, तो इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हमको के योगदान को बढ़ाने के लिए हमको हमारे खेत में उस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उस तरह से कार्य करना चाहिए। जी, कभी कभी हम किसान भाइयों को ये समझाते हैं कि व्यवहारिक या कृत्रिम तरीके से भी वो जो कीट नियंत्रण है वो कर सकते हैं, तो ये किस प्रकार से आप समझाएंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, किसान भाई को अब प्राकृतिक जैविक नियंत्रण की बात कर रहे थे। अब क्या हो गया कि कृत्रिम की बात आती है, तो इसका मतलब उसमें यह है कि जो किसान भाई है वो खुद
जैविक खेती में अपना सहयोग करेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब ये सहयोग कैसे करेगा? सहयोग ये है कि जो उसके हाथ में है, जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं जो कि हमारी फसल के ऊपर दुश्मन कीट को खाते हैं, जी। उनको खेत में लाना, उनको आमंत्रित करना अच्छा जी। और उनको उनकी संख्या को बढ़ाना जी, और अपने हम किसान खेत में भाइयों को समझा सकते हैं कि आप आइए, आप हमारे जो है मेहमान हैं, आप आएंगे, हम आपका पेट भरेंगे, आप हमारा थोड़ा सा मदद करके जाइए। एकदम सही। जी। ये विचार होना चाहिए। जी, जी, जी। ताकि हम उनकी संख्या में वृद्धि करें, उनकी संख्या को बैठने की व्यवस्था करें। ठीक है। तो मैं आगे चल के और बताऊंगा इस बारे में, लेकिन अभी कृत्रिम में यही है। और दूसरा ये है कि उसमें जो मित्र कीट है, मित्र कीट में दो तरह के कीट हैं, परजीवी और परभक्षी। तो इन दोनों को भी वो कैसे खेत में डाले और डालते हैं, छोड़ें। और तीसरी बात है कि कुछ व्याधियां हैं जिसकी दुश्मन कीटों में भी बीमारी होती है, क्या हम उन व्याधियों को खेत में छिड़काव कर सकते हैं जिससे कि दुश्मन कीट के ऊपर वो बीमारी फैले और वो बीमारग्रस्त होकर खत्म हो जाए और हमारी फसल सुरक्षित हो जाए। तो ये सब चीजें, ये व्यवहारिक या मतलब कृत्रिम कि अगर जैविक जो कीट हमारे किसान भाइयों के खेतों में परेशान कर रहे हैं, हम उन कीटों को ही बीमारी दे दें। हाँ, एकदम सही कहा जी आपने। जी जी। हम मतलब हम उन्हें मारे नहीं, उनको बीमारी दे दें तो अपने ही आप उनके अंदर बीमारी फैलेगी और वो खत्म हो जाएगी। एकदम सही तो कहा। किसान भाइयों को ये थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी, उन्हें समझना पड़ेगा। जी, बहुत ही अच्छी बात है। जो कृषिगत नियंत्रण है, अगर किसान भाई ये जानना चाहे कि किस प्रकार से वो करेंगे। देखिए, कृषिगत नियंत्रण जो है, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि किसान भाई के दिमाग में जो है कि जैविक कीट नियंत्रण मतलब सिर्फ जीव। अच्छा, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं, जैसे कि कृषिगत कार्य आपने जो बात की, तो ये कृषिगत कार्य में ऐसा कुछ कार्य है जिसमें यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से जो मित्र कीट, जो कि मुख्य क्या कहते हैं, जिनका कि योगदान है, हाँ जी। उनको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं खेत में, ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक अलग तरीके का काम हुआ जिसको करके हम अपनी जो मुख्य समस्या है उसका निवारण कर सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। जी। तो अब इसके अंतर्गत हम कहते हैं कि अधिकतर ये देखा गया हमारे प्रदेश में, जैसे रबी के मौसम में यदि हम दलहनी फसल की बात करते हैं तो चने का रकबा सबसे ज़्यादा है। और चने में जो सबसे समस्या है, कीड़ों की बात यदि हम करते हैं तो चने की इल्ली की समस्या है। और दूसरी बात यह है कि यदि हम खरीफ के मौसम में कोई दलहनी फसल की बात करते हैं तो जैसे अरहर हो गया, हाँ जी। तो ऐसे, या बहुत सारे कपास का क्षेत्र है हमारे प्रदेश में, जैसे छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे कपास में ये सब जो समस्याएं आती हैं कि दुश्मन कीट का, तो इसमें ये देखा गया है कि यदि हम इनको सिर्फ नीरा फसल लगाते हैं तो इसमें ये समस्याएं कीड़ों की ज़्यादा बन जाती है। अच्छा, तो इसलिए क्या करना है कि हमको ऐसे कुछ अंतर्वर्तीय फसल, जैसे कि एक हम आपको उदाहरण के तौर पे देते हैं कि चने में यदि हम अंतर्वर्तीय फसल के रूप में धनिया को लेते हैं, तो इसमें एक कीट आता है, मित्र कीट, जो कि इल्ली को नुकसान पहुंचाता है, इल्ली को परजीवीकृत करता है, जिसको हम अंग्रेजी में पहचानते हैं या नाम से जानते हैं कैम्पोलिटिस क्लोरिडी। इस कीट को बुलाना, मतलब इसके नर और मादा को खेत में बुलाना, इनकी भोजन की व्यवस्था करना, और जब एक बार कोई जीव का पेट भर जाता है तो वो अपनी दूसरी पीढ़ी के बारे में विचार करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि हम धनिया लगाते हैं तो वो मादा आके जो धनिये में फूल में मकरंद रहता है, रस रहता है, उसको वो पीता है और पेट भरने के बाद वो प्रजनन करके अंडे वो जब डालने जाते हैं तो वो चने की इल्ली को ढूंढ के और उसके शरीर के अंदर अपना अंडे डालती है। जी जी जी। मतलब किसान घर में सोया हुआ है, उसको मालूम ही नहीं कि उसके खेत में कौन से मित्र कीट ने इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ जी जी। ढूंढना उसी का काम है, उसी मादा कीट का काम है। ढूंढने के पश्चात वो अपने अंडे को उसके शरीर के अंदर डालती है। पड़ता है जी। लेकिन किसान भाइयों, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई
और बीवी FCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से किसान भाई अपने खेतों में जैविक तरीके से कीट नियंत्रण कर सकते हैं। इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे अतिथि, जो कि है डॉक्टर SB दास सर। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे आपसे किस प्रकार से आप यांत्रिकी तरीके से जो हमारे किसान भाई है वो नियंत्रण कर सकते हैं। अगर किसान भाई ये जानना चाहे कि अगर वो, जैसे कि आपने बताया कि उन्हें खुद पकड़ के, तो पकड़ने के लिए पहले सुविधाएं उनको, मतलब कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे? क्या हाथों में कुछ पहनना पड़ेगा, कुछ मुंह पर मास्क लगाना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? ऐसा तो अपने जो फसलें में कीट लगते हैं, ऐसा तो कोई ज़्यादा भयावह वाली स्थिति नहीं है। ठीक है। अब चूंकि कोई व्यक्ति नए ऐसा लगता है कि हाँ इसको पकड़े नहीं पकड़े काट लेगा कुछ ऐसा, इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है हाथ में दस्ताने पहन ले। यदि दस्ताने नहीं है तो अपने पॉलीथीन की थैली बांध के अपन इकट्ठा कर सकते हैं। और बाकी यदि मुंह में एक रुमाल बांध के रखते हैं तो ठीक है, वो एक क्या बोलते हैं एहतियात के तौर पर रहेगा। ऐसे में ऐसा कोई नुकसान नहीं है उससे, लेकिन हाथ को अपन बांध सकते हैं पॉलीथीन की थैली। डॉक्टर साहब, आजकल सुनने में लगातार आ रहा है कि किसान भाई वानस्पतिक तरीके से कीट नियंत्रण करें। ये क्या एक टर्मिनोलॉजी है किसान भाइयों को, आप इसको किस प्रकार से समझाना चाहेंगे? ये बहुत पुरानी, हमारे दादा परदादा लोग इसको उपयोग करते थे। जिस समय पे रासायनिक दवाइयों का उपयोग नहीं होता था या उनका आविष्कार नहीं हुआ था, तो हमारे दादा परदादा लोग ये खेती करते थे, तो उनने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से उपयोग करते थे, चाहे वो खेत में हो या वो भंडारण में हो। तो उसी के तारतम्य में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में नीम के पौधे बहुत हैं, और हम लोग ने जो अनुशंसा की है कि नींबोली का काढ़ा या नींबोली का सत 5% से 10% तक का सत बना के इसको यदि छिड़काव करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये कीड़े को मारेगा तो नहीं, कम से कम वो खाने से रोकेगा, अवरोधक का काम करेगा। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि यदि किसी तरह से वो संपर्क में आ गया तो उसमें विकृति आ जाती है। या उसमें उसका जो आगे की जो ये रहती है, क्या कहते हैं, बढ़वार, वो रुक जाता है, तो या नपुंसकता आ जाती है। इस तरह की चीज़ें उसमें हैं, इतने सारे रसायन हैं नींबोली के काढ़ा में या सत में। तो यदि वो उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम कीड़ों को हमारे खेत में आने से रोक सकते हैं। तो इसके अलावा भी जैसे नीम का तेल हो गया, इसका भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। करंज का तेल हो गया, ये इनका भी उपयोग कर सकते हैं। और इसमें उपयोग करने का तरीका यह है कि 5 मिलीलीटर नीम का तेल या करंज का तेल 1 लीटर पानी में, लेकिन चूंकि ये तेल है पानी में अच्छे से मिश्रण नहीं बनेगा, ऊपर तेल जाएगा, तेल तो ऊपर रहेगा, एकदम सही बोला आपने। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसको एक चिपचिपा पदार्थ आता है, कोई स्टिकर मिल जाए, तो उसको पहले 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से नीम के तेल को उसके साथ मत ले, उसके बाद 1 लीटर पानी में मिलाए। तो ये मैंने 1 लीटर घोल बनाने के लिए ये मात्रा बताई है। 5 मिलीलीटर नीम का तेल, 2 मिलीलीटर चिपचिपा पदार्थ जैसे चिपको हो गया या सैंडोविट हो गया, जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो, इसको मिला के उसके पश्चात पानी मिलाइए और फिर उसके बाद छिड़काव करिए। तो इस तरह से हम नींबोली या आप कह सकते हैं जो वानस्पतिक दवाइयाँ हैं, पौध जनित दवाइयाँ, इनका हम उपयोग करके अपने खेत में कीड़े की समस्या को कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि जो कि अपने खेतों के अंदर प्रकाश प्रपंच लगाते हैं, थोड़ी खूंटियाँ लगाते हैं, कहीं कहीं पर थोड़े अलग अलग कलर के वो पुट्ठे से गाड़ देते हैं। वो क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है और कितना वो फायदेमंद होता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ये जो बात आपने कही कि अलग अलग रंग और अलग अलग आकार प्रकार के मिलते हैं, तो ये मैं किसान भाई को बता दूं कि बहुत सारे प्रपंच हम लोग ने अनुशंसित की है जो कि अपने प्रदेश में लगा सकते हैं, मुख्य फसलों के लिए जो कीड़े लगते हैं, जैसे कि धान में हो गया या चने में हो गया, अरहर में हो गया, टमाटर में हो गया। इसमें जो इल्ली आती है, इल्ली की जो अवस्था है वो एक दूसरी अवस्था है। मतलब जैसे वो कीड़ा है, कीड़े का सबसे पहली अवस्था अंडा, वो उसमें से इल्ली निकलेंगे, इल्ली से वो इल्ली है नुकसानदायक। उसके बाद तीसरी अवस्था जो होगी वो है संकी, और ये जो संकी अवस्था है ये सुसुप्त अवस्था है। इसको ना भोजन चाहिए, ना पानी चाहिए, ना
फसल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। इसके बाद जब वातावरण अनुकूल होता है तब इसमें से तितली निकल आती जी, है, पंख निकल आएंगे। पंख निकल आते जी। हैं और तितली वेस्ट कीट जी, निकल एक आएगा। बहुत कोमल से पंख रहते हैं जो हम एकदम अमूमन देखते हाँ, हैं हाँ, खेतों हाँ। में। जी, तो जी। अब ये वेस्ट कीट जो है ये नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता ठीक है। है। अब हम यदि खेत में से किसी तरह से नर को या मादा को निकाल देते हैं तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्रजनन कम होएगा तो अंडे कम बनेंगे, अंडे कम बनेंगे, इल्लियां कम निकलेंगी और इल्लियां कम निकलेंगी तो नुकसान कम होएगा। जी, बिल्कुल ठीक है ना। जी, बिल्कुल। अब हम इन वेस्ट कीटों को दो तरह से पकड़ सकते हैं। हाँ जी। यदि हम नर को पकड़ना चाहते हैं तो मैंने जो फसलें बताई इसके लिए हमारे प्रदेश में हम वो प्रपंच लगा सकते हैं, इसको कहते हैं फेरोमोन प्रपंच। ठीक है। इसमें क्या है कि एक प्लास्टिक का ट्यूब रहता है जिसमें से गंध निकलती है जी, और वो गंध जो है वो मादा के शरीर वाला गंध है। हाँ जी। तो नर जो है वो ये समझता है कि मादा यहाँ है और वो भ्रमित होके और वहाँ एक थैली रहती है, उस थैली में इकट्ठा हो जाता है। किसान भाई को कुछ नहीं करना है, सवेरे जाके सूर्योदय के समय ज़्यादा यदि देरी से जाएंगे तो वो उसमें क्या है कि नर फड़फड़ाते रहते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं, हिलते रहते हैं, तो वो फिर क्या होएगा कि धीरे धीरे गिलहरी आएगी और उसको खाने लगेगी और वहाँ से छेद करके और पन्नी को फाड़ देगी। तो जी, इसलिए जी। सूर्योदय सूर्योदय के तक। समय समय बिल्कुल। उजाला हुआ नहीं कि अपन गए इकट्ठा किए, अब उसको आपको नष्ट करना है, चाहे वो गड्ढा बना के या गड्ढे में डाल के उसको बंद कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ठीक है। अंत में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे अगर हमारे किसान भाई ये जानना चाहें कि वो अब जैविक तरीके से ही खेती करें, तो आपकी सलाह? देखिए ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है किसान भाइयों के हिसाब से, क्योंकि कुछ किसान भाई हमने देखा है कि जैविक खेती कर रहे हैं और कुछ मन बनाते हैं, जैसे हमारे विश्वविद्यालय में आते हैं, बातचीत होती रहती है, उन लोग मन बनाते हैं कि नहीं अब हम लोग रासायनिक दवाएं नहीं करेंगे, हम लोग जैविक की तरफ जाना चाहते हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोग ने जो चर्चा की है उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारी चीज़ें वो आपके खेत में उपलब्ध है। हाँ जी। हमको सिर्फ उसको संरक्षित करना है और उनको बढ़ावा देना है। जी। अब बात यह है कि यदि हम मित्र कीट की बात करते हैं, यदि हमारे कुछ ऐसे कीड़े हैं जो कि हमारा मित्र के रूप में काम करेंगे, तो हम उनको व्यवस्था कैसे करें हमारे खेत में ला के रखने के लिए, उनकी संख्या को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कुछ पेड़ लगाइए आप अपने मेड़ों में, जैसे नीम का हो गया, करंज का हो गया, या आपका क्या कहते हैं सीताफल का हो गया। अच्छा जी। ये यदि आप पेड़ इस तरह से लगाते हैं तो ये मित्र कीट जो है, बहुत सारे मकड़ी, बहुत सारे आपको क्या कहते हैं परभक्षी कीट इसमें आके पनपते रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनकी पत्तियां, इनके बीज, इनके निम्बोली से हम अपना पौध जनित दवाइयों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने खेत से गुणवत्ता वाली आदान को उपयोग कर सकते हैं अपने जैविक खेती के लिए। जी जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी। मुझे लगता है अगर हमारे किसान भाई इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो अगली बार से उन्हें रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, अब समय हो चला है खबरें खेती की जानने का। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। खबरें खेती के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा। किसान 30 अप्रैल तक चुका सकेंगे खरीफ ऋण। गार्डन कीपर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। मिलेट्स में कुपोषण को मिटाने की क्षमता और प्याज में कीट व्याधि का करें प्रबंधन। और अब खबरें विस्तार से। खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा। भारत का G20 की अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह LWG के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक ADM चंडीगढ़ में हुई है। यह दिन कृषि बाजार सूचना प्रणाली के रैपिड रिस्पांस फोरम को समर्पित था और इसकी शुरुआत वरिष्ठ आर्थिक और सांख्यिकीय सलाहकार भारत सरकार अरुण कुमार की स्वागत टिप्पणी से हुई है। उन्होंने RRF के 12वें सत्र में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया और समय की मांग के अनुसार समय पर साक्ष्य आधारित नीति बनाने के बारे में बात की ताकि खाद्यान्न की ऊंची कीमतों की चिंता को दूर किया जा सके। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव डॉक्टर अभिलाष लिखी ने उल्लेख किया कि G20 का मुख्य उद्देश्य एक जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण के साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण टिकाऊ कृषि की वर्तमान चुनौती पर आम सहमति बनाना है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार ने जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और भोजन की बर्बादी की चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि में क्षेत्रीय सहयोग और निवेश की आवश्यकता पर बल दिया है। किसान 30 अप्रैल तक चुका सकेंगे खरीफ ऋण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों द्वारा खरीफ फसल का ऋण चुकाने की समय सीमा 30 अप्रैल की जा रही है। ये निर्णय किसानों के आग्रह पर लिया गया है।
समय सीमा में वृद्धि से 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ब्याज भार आएगा, जिसका भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। श्री चौहान ने मंत्रीगण को अपने अपने प्रभार के जिलों में गेहूं खरीदी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि ओलावृष्टि से उपजी आपदा में किसानों को 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि प्रदान की जाएगी। किसानों को 25 से 35% की स्थिति में भी राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी और 50% से अधिक नुकसान को 100% मानते हुए राहत की जाएगी। मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्रों में ओला प्रभावित खेतों के सर्वे कार्य में आवश्यक समन्वय और निगरानी करें। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रभावित किसानों के फसल बीमा योजना के प्रकरण बन जाएं और किसानों को योजना का लाभ समय रहते मिले। गार्डन कीपर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कृषि विज्ञान केंद्र डिडोरी द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत गार्डन कीपर का 210 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम डॉक्टर दिनकर प्रसाद शर्मा, संचालक विस्तार सेवाएं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉक्टर SRK सिंह, निदेशक, अटारी जोन 9, डॉक्टर PL अम्बुलकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी कराया गया है। प्रशिक्षण प्रभारी एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी अवधेश कुमार पटेल ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम डिंडोरी जिले के विभिन्न ग्रामों से 25 युवाओं और युवतियों को चयनित कर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को उद्यानिकी से संबंधित गतिविधियां जैसे फल, फूल, सब्जी की नर्सरी तैयार करना और उसकी देखभाल, बगीचे तैयार करना और उनकी देखभाल, नए पौधे कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग आदि विधियों से लेकर तैयार करना है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण पुस्तिका, टूल किट और केंद्र द्वारा प्रकाशित साहित्य भी प्रदान किए गए। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे प्रशिक्षण के उपरांत वह अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर गीता सिंह, वैज्ञानिक कृषि विस्तार श्वेता मसराम, फसल उत्पादन विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थी भी उपस्थित रहे। मिलेट्स में कुपोषण को मिटाने की क्षमता। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में मोटे अनाज पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर BS किरार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर US धाकड़, डॉक्टर SK जाटव, डॉक्टर ID सिंह, जयपाल छिगारा, हंसनाथ खान एवं सुदीप रावत उपस्थित रहे। डॉक्टर जाटव द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को बताया है कि यह वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित कराने में अहम भूमिका निभाने के बाद भारत सरकार अब मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर अति सक्रिय है। भारतवर्ष में मोटे अनाज के रूप में कोदो, कुटकी, रागी, मड़ुआ, ज्वार और बाजरा इत्यादि 1 फरवरी को पेश बजट में मोटे अनाज को भारत सरकार द्वारा इसको श्री अन्न के नाम से विशेष योजना बनाई गई है। प्याज में कीट व्याधि का करें प्रबंधन। कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया है कि रीवा में प्याज की खेती ज्यादा क्षेत्र में की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से कीट व्याधि का प्रकोप होने पर प्याज का उत्पादन काफी प्रभावित होता है। प्याज में रीवा क्षेत्र में थ्रिप्स कीट का प्रकोप होता है, जिसमें पत्तियां बीच से मुड़कर लटक जाती हैं और पत्तियों पर सफेद चमकीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए 4000 येलो ट्रैप प्रति एकड़ लगाना चाहिए। साथ ही साथ एमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 SL की 160 ml मात्रा के साथ 80 ml चिपकने वाला पदार्थ मिलाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के आज के अंक में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन का। आज के अंक में हमने बात की कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई जैविक तरीके से कीट नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हो तो कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।